गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम समझेंगे हमारा डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल के बारे में, राइट। तो एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, स्पेशली आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम में उसमें जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाता है आपका हर्निएटेड डिस्क। ये डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर में कंसीडर करेंगे हम हर्निएटेड डिस्क। तो इसमें क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। जो आपकी डिस्क है, हमने वर्टिब्रल कॉलम में देखा कि भाई आपकी डिस्क होती है वो एक के ऊपर एक अटैच होती है और एक के ऊपर एक अटैच होकर के क्या करती है, पूरी आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। सर्वाइकल फर्स्ट से लेकर के आपके जो लंबर होती है, लंबर के बाद कॉर्टेक्स और सैक्रम होती है, वहां तक की पूरी एक के बाद एक ऐसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, साउंड सर्कल लाइक डिस्क। और वो एक एक के साथ एक कनेक्टेड रहती है ना। तो कनेक्टेड रहती है, इसका हमने वर्क देखा है। पूरी पूरी जो हमारी बॉडी है उसका जो वेट है उसको बेरिंग करने का काम करती है, बॉडी को शेप देती है और साथ ही साथ क्या करती है, हमारा शॉक को एब्जॉर्ब करने का वर्क होता है। इसका हमने कल के लेक्चर में समझा था। अब क्या होता है कुछ केसेस में या तो फिर आपका कुछ इंजुरी की वजह से, आउटर इंजुरी की वजह से हो जाना, या फिर एक एज फैक्टर भी रहता है कि ओल्ड एज पेशेंट में, या फिर ज़्यादा वेट बेयरिंग वगैरह करने की वजह से, या प्रॉपर जो आपका पोजीशन है आपका सिटिंग का हो गया, या आपका जॉब जिधर आप वर्क कर रहे हो प्रॉपर तरीके से नहीं होना है ना, बॉडी मैकेनिक ठीक से मेंटेन नहीं कर पाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्क है ये क्या होती है, स्लिप हो जाती है ना। स्लिप हो गई मतलब जो नॉर्मल जिसका डिस्क का लोकेशन था कि वो यहाँ से स्लिप होकर थोड़ा सा साइज से वो नीचे की तरफ आ गई या फिर ऊपर की तरफ स्लिप हो जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क। जैसे कि ये एक के ऊपर एक डिस्क है और ये जोड़ करके क्या कर रही है, एक हमारा वर्टिब्रल का स्ट्रक्चर बना रही है। अभी स्लिप होकर के इसका लोकेशन यहाँ था, यहाँ से हट के थोड़ी सी इधर आ गई, तो ये क्या हो गई, स्लिप हो गई। तो अपनी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है उस लोकेशन से हट जाना, उस लोकेशन से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना स्लाइटली, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हर्निया या हर्निएटेड डिस्क। तो इन हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया उसको स्लिप डिस्क। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको बेंडिंग वगैरह करना है, आपको झुक करके कुछ उठा रहे हैं, वेट बेयरिंग वगैरह कर रहे हो है ना, तो उस समय आपको सीवियर बैक पेन होता है, आपको दर्द होता है बेंडिंग में। और जैसे कि आप सोते समय है ना, तो इस समय क्या होता है, आपको सीवियर बैक पेन होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम अदर मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं, एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिकेशन आप ले सकते हो, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा एक चीज क्या होती है, प्रोट्रूट हो जाती है। अब जैसे कि ये अलग अलग डिस्क है, डिस्क के बीच में क्या होता है, हमारा बीच में फाइबर प्रेजेंट होते हैं ना, फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है। इसके बीच में क्या होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होना, अभी तो एक स्लिप हो गया, वो एक अलग होता है। प्रोट्यूस होना मतलब कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब ये इसका ऐसा साइज था तो ये इधर से थोड़ा सा इंक्रीज होके इस तरीके का हो गया। तो अब यहाँ से हमने कल के स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ से क्या होता है, नर्व जाती है पतली पतली, जो कि आपके कोऑर्डिनेशन को, मूवमेंट वगैरह को, सेंसेशन को देखती है। तो ज़्यादातर जो होता है लंबर रीजन में होता है, वैसे तो किसी में भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जो लंबर वर्टिब्रा होती है उसमें होती है। अब प्रोट्यूस होगी मतलब उसका जो नॉर्मल बोन का साइज था वो थोड़ा सा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया है, हम कह सकते हैं उसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से नर्व जा रही है। अब नर्व पे क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन डाल रहे हैं। अभी नर्व पे क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा हम बेंड हुए, थोड़ा उठे, या वेट बेयरिंग वगैरह किया, या बेड से अचानक सीधे के सीधे उठ गए ना, करवट नहीं लेके उठे, सीधे उठ गए, तो क्या होता है, आपको रेडिएटिंग पेन होता है। वो पेन जैसी होगा, पेन तो आपकी नर्व की वजह से हो रहा है, वो दोनों लेग में आपको रेडिएटिंग पेन होगा है ना, एकदम से धड़कने जैसा पेन होगा, जैसे बिजली होती है वैसे रेडिएटिंग आपको पेन होगा। तो वो रीजन यही होता है कि आपका वो नर्व को कंप्रेस करता है, नर्व को कंप्रेस करने की वजह से जो पेन जनरेट होता है वो आपको नर्व पेन होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम एनाल्जेसिक मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी हम सेल्फ से रूटीन में ऐड कर सकते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी, तो उससे भी हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर यदि इससे भी नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज हो गया आपका, फिजिकल थेरेपी वगैरह हो गया, मसाज, इससे भी नहीं हो रहा, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सर्जरी करते हैं। सर्जरी में कौन सी आती है, लेमिनेक्टोमी।
लेमिनेक्टोमी में क्या होता है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपको हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क है, उसको वहां से क्या करते हैं, कट आउट करके रिमूव कर देते हैं। टॉमी मतलब कट आउट करना, रिमूव करना। लेमिनेक्टोमी मतलब जो आपकी वर्टिब्रल है, मेनिंजिस जो लेयर को कंप्रेस कर रही, उसको कट आउट करके रिमूव करना। कट आउट, रिमूव, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को लेमिनेक्टोमी। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड आता है आपका एबनॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये तो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। अभी क्या होता है, कभी कभी एबनॉर्मल कर्व हो जाता है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, उसका मतलब कि या तो फिर आगे की तरफ ज्यादा फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, या तो फिर बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ ज्यादा बेंड हो जाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कर्व। तो सबसे पहली जो आती है नॉर्मल कर्व में आपकी स्ट्रेट बॉडी है, वो हो गई आपकी नॉर्मल कर्व। वर्टिब्रल जो कॉलम है आपकी पूरी स्ट्रेट है, सीधी है, तो वो हो गई नॉर्मल कर्व। इसी की जगह यदि वो थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे की तरफ बेंड हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेक की जो सर्वाइकल आपकी वर्टिब्रा है, कल हमने समझा, तो सर्वाइकल यदि आगे की तरफ बेंड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बेंड हो जाती है। ये लिख बना लिया ना। सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाती है। सर्वाइकल जो 7 है वो किधर हो जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ झुक जाएगी। और जो थोरेसिक है वो किधर, बैकवर्ड की तरफ। ये कंडीशन में क्या होता है, ये काइफोसिस की कंडीशन में होता है। फिर दूसरी कंडीशन आती है आपकी लोर्डोसिस। लोर्डोसिस में क्या होता है, जो आपके लंबर वर्टिब्रा है, वो किधर, फॉरवर्ड की तरफ झुक जाती है, मतलब आगे की तरफ। और फिर एक दूसरी टर्म आती स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में या तो राइट साइड बेंड हो जाएंगे, या फिर इधर लेफ्ट साइड, राइट और इधर लेफ्ट साइड बेंड। ये इसमें दिख रहा है, ये नॉर्मल बॉडी का कर्व है। ये हमारा स्कोलियोसिस, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये जिगजैग हो गई है साइड में। इधर देखो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल स्ट्रेट है। ये वाली स्केलियोसिस में क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई है, वो लेफ्ट साइड हो सकती है, या इधर वो राइट साइड भी हो सकती है। ये लिख लिया है। बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं रहती, और समझने के लिए बना लेते हैं। ये क्या हो गई, नॉर्मल कर्व ना, जस्ट ये हो गई हमारी नॉर्मल। अब इसमें साइड की तरफ कैसे बेंड होगी, ठीक है। और ये इस तरीके की हो गई, साइड की तरफ जो बेंड हो रही है, साइड और ये नॉर्मल आएगी इसमें, और ये इधर से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें समझ लो, फर्स्ट जो कर्व है वो नॉर्मल है,
उसके बाद जो है लेफ्ट साइड या राइट साइड जो बेंड हो गई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलियोसिस। उसके बाद इसमें देख रहे होंगे जो आपकी सर्वाइकल है, नेक के जो रीजन की है वो आगे की तरफ बेंड हो गई फॉरवर्ड, गर्दन ऐसी झुक गई है, और जो आपके थोरेसिक है वो पीछे की तरफ बेंड हो गई है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। उसके बाद फिर थर्ड कंडीशन जो आती है, इसमें जो आपकी लंबर वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ पेट के पास से आगे की तरफ झुक जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म होती है, बुक से फोटो और स्ट्रक्चर निकाल लेना बाद में। स्कोलियोसिस की जो कंडीशन होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, और ड्यू टू ये कब होती है, जब आपका लेफ्ट या राइट साइड आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो यूजुअली बेंडिंग हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, कोई ऐसा झुक गया, इसको हम क्या बोलेंगे, काइफोसिस। उसकी जगह गर्दन ऐसा हो गया, ये चेस्ट पीछे की, ये इधर का पीछे की तरफ चला गया, ये आगे आ गया, तो ये हो गया काइफोसिस का। लॉर्डोसिस में ये वर्टिब्रा ऐसा आगे की तरफ आ गई, और ये कब कब होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो ये हो गया लॉर्डोसिस का पोजीशन। तो सबसे पहले ये नॉर्मल जो ज़्यादातर देखने को मिलती है, ये आपको काइफोसिस वाली कंडीशन कब मिलती है, जब ओल्ड एज के पेशेंट हो जाते हैं। देखा होगा वो ऐसे डंडा लेके ऐसे झुक करके चलने लगते हैं ना, गांधी जी के जैसे। तो ये क्या होता है, थोड़ा झुक करके चलने लगते हैं, उनकी कर्व जो है गर्दन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है, और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो पीछे की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है। उसके बाद फिर जो लॉर्डोसिस वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कब होती है, जैसे जिनका वेट ज़्यादा हो, उनका वजन ज़्यादा रहता है, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जो आपकी लंबर वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ, थोड़ा एब्डोमेन आपका आगे की तरफ हो जाता है। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आपको एट द प्रेगनेंसी का टाइम। तो ये तो प्रेगनेंसी के टाइम आ रही, वो नॉर्मल में ही आ जाती है, पर यदि कर्व ऐसा हमेशा के लिए हो गया है तो फिर एबनॉर्मल आपका बॉडी पोस्चर हो जाता है। हालांकि कुछ जैसे ज़्यादा इसका सिम्टम नहीं रहता है, कुछ पेन वेन नहीं रहता है, पर कर्व भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्यों हो सकता है आपका, जैसे कि भाई छोटी छोटी हैबिट से ही हमारा डिसाइड हो जाता है कि आप डेली किस तरीके से आपका बॉडी का कर्व है, स्पाइन आपका कैसा है। डेली आप जैसे झुक करके बैठेंगे, अभी क्या हो रहा है, जनरली हम सेल फोन मोबाइल यूज़ करते हैं, गर्दन ऐसा झुका ही रहता है। तो अभी जो आने वाले जनरेशन आएगी, और फिर वो आदि मानव के जैसी आएगी, और है ना, जैसे पहले आदि मानव झुक के चलता था, शुरू वैसे ही किया हमने जनरेशन, और ख़त्म भी उधर ही जाके हो जाएगी, है ना। तो देखा होगा आदि मानव का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे आता था। तो अभी कर्व क्या हो रहा है, हमारा आगे की तरफ झुक जाता है। तो जैसा हम डेली हमारा जो बॉडी का है, सेटिंग का हमारा मैकेनिज्म है बॉडी का, और तो जैसा हम फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके वो कर्व वैसी हमारी होती जाती है। ठीक है, इससे समझ लो एक बार, टूट जाएगा ये, रहने दो। तो ये चीज़ें, ये बॉडी का कर्व है। इसके पहले हमने देखा हर्निएटेड डिस्क, उसमें डिस्क स्लिप हो जाती है, या डिस्क है वो प्रोट्रूट हो जाती है, मतलब उसका साइज इनलार्जमेंट हो जाना प्रोट्रूट की। ये देखो इसमें दिखाया, ऐसी कंडीशन हो जाना ये, ठीक है, ये प्रोट्रूट है या स्लिप हो जाना डिस्क। उसके बाद दूसरी जो टर्म आती है वो है स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा, स्पाइनल मतलब आपकी जो वर्टिब्रल है वो, बाइफिडा मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो जाना। ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, कॉन्जेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ से ये होता है, और ये ज़्यादातर कौन सी में आपकी L5 और S1 का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कौन सी, लंबर 5 और S1 ना, सैक्रम और लंबर के बीच का जो रीजन होता है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। नॉर्मली एन एंटायर मिड लाइन और लिस्ट सीरियस फ्रॉम द काल स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा L1 प्रोड्यूस सिम्टम। स्पाइनल बाइफिडा में क्या होता है, जनरली कोई सिम्टम्स वगैरह तो प्रोड्यूस नहीं होता है, बैक पेन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता है आपको, और मतलब इतना नहीं भी ट्रीट करें तो दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा
नॉर्मल कंडीशन आ जाती है ना, स्ट्रक्चर निकाला होगा आपने तो वो थोड़ी नॉर्मल कंडीशन आती है। उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है, इसमें भी 3 कैटेगरी अलग अलग दी हुई है, स्पाइनल बाइफिडा, ओकल्टा, मेनिंजोसील, ओ सॉरी मेनिंजोसील और मायो मेनिंजोसील। तो जो फर्स्ट वाली होती है सिर्फ स्पाइना बाइफिडा वो नॉर्मल रहती है, फिर स्पाइना बाइफिडा जो ओकल्टा होती है थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली जो कर्व है वो पीछे की तरफ बैक साइड से झुक जाती है। कौन सी? पीछे की जो हमारी L5 है, लंबर रीजन की जो L5 है और सैक्रम इसके बीच थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। उसके बाद आती है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है? इसके बीच से एक मेनिंजिस एक लेयर आती है अंदर की तरफ, डिस्क के बीच में एक लेयर होती है, तो वो लेयर क्या होती है? बाहर निकल जाती है और एक बलून बल्क लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजो मेनिंजोसील। मेनिंजोसील मतलब उसमें अंदर एक फ्लूइड भर जाता है और उसमें जो मेनिंजस लेयर है वो इंक्लूड हो जाती है, एक बल्क बना लेती है, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। फिर तीसरी स्टेज आती है यहाँ पर मायो मेनिंजोसील। इसमें क्या होता है? जो माइलिन आपकी जो अंदर की क्या बोलते हैं इसको, टर्म यार नाम याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है बताता हूँ मैं। तो एक अंदर हमारी, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी इसके बीच से ही आती है, उसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? माइलो, है ना। तो इसमें दोनों इंक्लूड हो रहा है, माइलिन हम उसको बोलते हैं, तो माइलो और मेनिंजो, मेनिंजिस की जो लेयर है और जो स्पाइनल कॉर्ड है दोनों इसमें इंक्लूड हो जाती है। थर्ड वाली जो कंडीशन है उसमें क्या हो रही है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? ब्रेन से स्टार्ट होती है वो, और पूरे का जो स्पाइन की जो नर्व आती है उनके सेंसेशन वगैरह को, कोऑर्डिनेशन वगैरह को दिखने का काम करती है। क्योंकि एक टेल होती है, पूंछ होती है, वो पूरी यहाँ तक आपकी कमर का जो नीचे का रीजन है एस बन तक यहाँ तक सप्लाई होती है, और ये सब जो नर्व दिख रही है वो जाके उससे अटैच होती है और ब्रेन को ले जाके वो मैसेज देती है ना, कुछ भी हमको टच का, पेन का, सेंसेशन का, गर्म का, ठंडे का, तो वो इसका रोल होता है। आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनोमस का, वो सब देखने का उसका काम होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। थर्ड वाली जो कंडीशन इसमें आपकी जो मेनिंजिस की लेयर है वो भी हो जाती है, और आपकी क्या नाम बताएं तभी, स्पाइनल कॉर्ड वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये तीसरी वाली कंडीशन में आपका आ जाता है। ठीक है। तो अब इसका यहाँ से जो नर्व जाती है इसका क्या कंट्रोल रहता है? आपका जो ब्लैडर का हो गया है ना, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, बबल कंट्रोल हो गया, और जो आपके रिफ्लेक्सेस वगैरह आते हैं ना, उसकी वजह से आपको सेंसेशन हो रहा है मिक्चुरेशन का, यूरिनेशन के लिए जाना है, और आपको आपका बबल्स कंट्रोल हो गया, तो इसका काम होता है सेंसेशन को देखने का। तो अब इसका जो डिफॉर्मिटी कुछ भी आ जाएगी तो वो जो नर्व है उसमें भी डिफॉर्मिटी आएगी, तो आपका जो बबल का कंट्रोल है और आपका ब्लैडर का कंट्रोल है उस पर भी इसकी वजह से ज़्यादा यदि लॉन्ग स्टेज तक जाती है तो बाद में आपको अफेक्ट पड़ता है। लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्पाइना बाइफिडा। इट मे बी डायग्नोस्ड प्रीनेटली बाय प्रेजेंस ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन बाय सोनोग्राफी। और तो ये कुछ रीजन इसका हो सकता है कि बाय बर्थ भी हो जाती है, और कुछ हमारा मतलब कॉजेस इसके एबनॉर्मल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। सैक तो ये दोनों में बन रही है, आपके मेनिंजोमायोसील में और माइलो मेनिंजोसील में। बाकी का जो फर्स्ट वाली बाइफिडा है ये नॉर्मल रहती है, बस थोड़ी सी हल्की सी वो पीछे की तरफ ऐसे बेंडिंग रहना चाहिए, हमने देखा था इसमें ये बेंडिंग, ये थोड़ी ऐसी बेंडिंग है, तो यहाँ से बेंड नहीं होके क्या होगा, वो पूरी सीधी हो जाएगी थोड़ी, ये इतना बेंड होना चाहिए, ये बीच में स्पेस बच रहा है तो पूरी ऐसी थोड़ी पीछे की तरफ सीधी हो जाएगी। जैसे ये कर्व दिख रही है इसमें बेंड है, बेंड नहीं होके यहाँ से इधर जो ऐसी झुक जाएगी हल्की सी। तो इसका ज़्यादा सिम्टम वगैरह नहीं रहता है, कॉमनली
रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने ये इतना देख लिया, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्केलियोसिस, स्पाइना बाइफिडा और मेनिंजोसिल और माइलो मेनिंजोसिल और हर्निएटेड डिस्क। तो ये जनरली होता है। अब इतने में कुछ पूछना है क्या? लॉर्डोसिस, काइफोसिस की कंडीशन तो ज़्यादातर होती है आपका प्रॉपर तरीके से आपका ये सिटिंग वगैरह, मैकेनिक बॉडी वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, कुछ आपका रिकेट्स वगैरह हो जाना, पुअर बॉडी पोस्चर होना, ओस्टियोपोरोसिस, ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन, ये कंडीशन में भी हो जाता है। आया इतना समझ? कुछ पूछना है आपको? फिर एक कंडीशन और आ जाती है, फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये भी एक एबनॉर्मल में ही आ जाता है, एक्सीडेंटल केस होने की वजह से, कुछ भी ट्रामा होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। पॉज कर दो। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में सबसे पहले आ जाता है हमारा शोल्डर और स्कैपुला, राइट। तो अपर वाले जो पार्ट है थोरेसिक बैक साइड की, हाँ फ्रंट की साइड होती है आपकी, क्या होती है, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन का अनदर नाम क्या होता है, कॉलर बोन मेल्स में, और फीमेल में क्या होता है, ब्यूटी बोन। तो आपको दो नाम से भी आ जाता है, तो उसमें आपको एक ही होता है ना, अनदर नाम क्या, कॉलर बोन, कॉलर बोन मेल्स में, ठीक है। वो फीमेल में आ जाता है ब्यूटी बोन। तो ये दो होती है, लेफ्ट और राइट साइड होती है आपके इसको। और दूसरा इसका क्या नाम है, पेक्टोरल ग्राइडल या शोल्डर ग्राइडल, अटैच टू द बोन ऑफ द अपर लिम्ब ऑफ द एक्सियल स्केलेटल, ईच पेक्टोरल ग्राइडल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड स्कैपुला। दोनों साइड ये अटैच होती है, आपका जंक्शन बनाती है। इस साइड आपका जो शोल्डर होता है और क्लेविकल का जो ज्वाइंट होता है, क्लेविकल के ज्वाइंट से अटैच होती है। एक इसमें एंटीरियर लोकेशन है, एक पोस्टीरियर है, दोनों के इसमें बताए हुए हैं। तो इस साइड ये जो दोनों अटैच होती है वो कौन सा ज्वाइंट होता है आपका, स्टर्नम क्लेविकल ज्वाइंट। स्टर्नम से और क्लेविकल से अटैच होती है। बीच में आपने एक स्ट्रक्चर देखा, स्टर्नम का जो हेड होता है मैन्यूब्रियम, जो मैन्यूब्रियम स्टर्नम का हेड है उसके साथ अटैच होता है इसका इंटरनल जो वाला पार्ट होता है। और जो आउटर पार्ट होता है जो इसका एक्रोमियम होता है, ये आपका अटैच होता है आपका, ये आपके शोल्डर ज्वाइंट के पास है, अटैच होता है। तो ये दोनों तरफ से एक्रोमियल जो प्रोसेस है शोल्डर ज्वाइंट के साथ अटैच होता है। और जो इनसाइड वाला पार्ट होता है वो हेड ऑफ द स्टर्नम मतलब मैनुब्रियम के साथ अटैच होता है। दूसरा इसका नाम है कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और पेक्टोरल या शोल्डर ग्राइडल। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसका शेप होता है एस शेप का, स्पेंडेड एस, मतलब कि थोड़ा सा लॉन्ग एस शेप में होता है। जैसे हम एस देखेंगे एस ऐसा बनता है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग एस ऐसा हो गया, तो एक एस शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है। शेप की यदि बात करें तो हॉरिजॉन्टली एस शेप, अक्रॉस द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर फर्स्ट रिब एंड स्टर्नल एंड स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। जो सुपीरियर की जो फर्स्ट रिब्स होती है, रिब्स केज है आपकी फर्स्ट वाली, वहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट रिब से। ये जो ज्वाइंट है, जो जंक्शन है, इसको क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर जंक्शन हो गया। इस साइड का जो होता है आपका पीछे जो आपकी बोन्स होती हैं क्लेविकल और स्टर्नम, सॉरी आपका क्लेविकल और स्कैपुला, ये एक्रोमियम का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर ये ज्वाइंट करता है।
तो दो इसका ज्वाइंट होता है। इसके साथ जो लिगामेंट अटैच होते हैं उनका लिगामेंट के साथ अटैच होता है क्लेविकल और स्कैपुला जॉइंट, उनका नाम है आपका कॉनोइड ट्यूबरकल। सके नहीं बच्चे लिखने के लिए। कॉनोइड ट्यूबरकल, कॉनोइड ट्यूबरकल का लिगामेंट है जो कि अटैच करते हैं आपके क्लेविकल को, और स्कैपुला का जो ज्वाइंट है पीछे ये वाला ज्वाइंट है, इसको अटैच करने का काम करते हैं, बांध के रखने का। वो कौन सा लिगामेंट होता है आपका? कॉनोइड ट्यूबरकल लिगामेंट। ठीक है। There is the impression for the costioclavicular ligament attached to the clavicle first ribs on the inferior surface of the sternal end। तो इसका जनरली ज़्यादा तो कुछ इसका रोल नहीं होता है, बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपको क्लेविकल ज्वाइंट को, सॉरी क्लेविकल को और आपका स्कैपुला, दोनों को एक ज्वाइंट प्रोवाइड करने का, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है आपका ग्लिनोइड जो फोसा है ज्वाइंट है वो बनाने का काम करती है, ताकि आपकी जो ह्यूमरस बोन है, हाथ की बोन है, वो अटैच रहे और उसको एक मूवमेंट प्रोवाइड कर सके, उसको स्पेस दे सके। इसका इतने ही बेसिक रोल होता है एक अटैचमेंट प्रोवाइड करने का। दोनों साइड एक एक होती है। शेप की यदि बात की जाए तो स्पेंडेड लॉन्ग एस शेप की होती है, एक इसका पेयर होता है। और दूसरा इसका नाम है पेक्टोरल ग्राइडल या कॉलर बोन, या फिर फीमेल में ब्यूटी बोन का एक रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका इतना इंट्रोडक्शन है। जो ज्वाइंट फॉर्म करती है स्टर्नम और क्लेविकल के बीच, वो ज्वाइंट का नाम है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और जो लास्ट में इधर ज्वाइंट फॉर्म करती है आपका स्कैपुला और क्लेविकल के पास, इसका नाम है आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है। और जो अटैच होती है वो लिगामेंट का नाम आपका कॉनोइड ट्यूबरकल है ना। कॉनोइड ट्यूबरकल होता है वो आपका अटैच होता है लिगामेंट के साथ। ठीक है, इतना इसका इंट्रोडक्शन है, इतना समझ आया। और यदि इसमें कोई भी फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है, कुछ ऑपरेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। और रिप्स केस में जो भी फ्रैक्चर होता है क्लेविकल और रिप्स में, वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है, क्योंकि ये जो बोन होती है फिक्स होती है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे हैंड की बोन इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, पैर की बोन उसमें मूवमेंट हो रहा है, पर एक जगह पर फिक्स है। जैसे कि की रहती है, पहले की एक ताला और चाबी आता था, तो वैसे ही इसका रोल होता है एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे ये हो गई चाबी और ये हो गया लॉक। ठीक है, तो ये लॉक के जैसा हल्का सा मूवमेंट रहता है। जैसे ये चाबी हम डाल के घुमा रहे हैं तो ताला तो फिक्स रहता है, ऐसी तरीके का इसका हल्का सा मूवमेंट उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है, बस ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है बॉडी के अंदर। फिर आ जाती है आपकी स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है? आपके बॉडी के पोस्टीरियर साइड, थोरेसिक कैविटी के बैक साइड होती है। इसके एक ट्रायंगल शेप में होती है, समोसा जैसा आता है ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल शेप होते हैं, 3 इसके एंगल होते हैं और 3 इसमें प्रोसेस होती है। ठीक है, 2 सरफेस होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, और से वो इस ट्रायंगल शेप में होती है, समोसे के जैसे। फ्लैट बोन में आ जाता है, इसका टाइप ऑफ फ्लैट बोन होती है। प्रोसेस इसमें 3 प्रोसेस होती है, इधर बनाए हैं आपने एक्रोमियम, जो ऊपर की तरफ होती है एक्रोमियम प्रोसेस, और सुप्रास्पाइनस ह्यूमरस डेल्टोइड। हाँ, एक इधर इसमें ज्वाइंट होता है क्लेविकल बोन का ज्वाइंट होता है, कॉनोइड जो लिगामेंट है यहाँ अटैच होता है, ये इसी का जो ज्वाइंट होता है। राइट। स्कैपुला का दूसरा क्या नाम है? शोल्डर ब्लेड। अनदर नेम ऑफ स्कैपुला इज शोल्डर ब्लेड। लार्ज होती है, ट्रेंगुलर शेप में होती है, सिचुएटेड होती है आपके पोस्टीरियर चेस्ट वाले पार्ट में, सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में होती है। किधर होती है? सेकेंड से लेकर के जो सेवंथ आपकी रिब्स केज है उसके बीच इसका लोकेशन होता है। ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7, उसके बीच में इसका एनाटॉमिकल लोकेशन होता है।
A prominent ridge spine diagnostically across the posterior surface of the flattened triangular body of scapula. The lateral end of the spine projection is flattened expanded process, acromion process, the high point of the shoulder. जो इधर की प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब थोड़ा उभरा हुआ स्ट्रक्चर, नुकीला स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जैसे कि इसमें ये दिख रहा है, एक इधर ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो ऐसे करके इसका प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं? एक्रोमियम प्रोसेस। ये क्या करती है? हमारी बोन को ज्वाइंट करने का, सॉरी क्लेविकल को और स्केपुला को ज्वाइंट करती है, और वहाँ पर एक ऐसा एक शेप बनाती है, स्पेस बनाती है जहाँ पर हमारी बोन अटैच होती है और वो मूव करने का काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। और जो कैविटी होती है उसको क्या नाम दिया? ग्लेनोइड कैविटी। ये हो गया होगा ना। ये जो ज्वाइंट फॉर्म कर रही है, ये वाला ज्वाइंट, इसका क्या नाम है? ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। और जो कैविटी यहाँ पर बना रही है, इस कैविटी का क्या नाम है? ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। और जो ऊपर इधर प्रोसेस है, जो उभरी हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका क्या नाम? एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है। The tendon of the muscles ligament attached to the carotid process, a projection of the anterior surface, lateral end of the superior border of scapula. दो ये ओपनिंग बनाती है, फोसा बनाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इसको सुप्रा, और इधर लिखा होगा आपने स्केपुला, हाँ सुप्रा स्पाइनस। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ भी एक लिखा नहीं है जो, ठीक है, नीचे की तरफ भी एक स्पेस बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रा स्पाइनेसिस फोसा। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं हम सुप्रा, है ना। तो अलग अलग तरीके से दोनों स्पेस बनाती है। बस इसका इतना इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसको इतना याद रखना है। ठीक है, ज्वाइंट का नाम याद रखना है। इसमें जो ज्वाइंट होता है कौन सा? ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट होता है, ह्यूमरस और इसके बीच में जो ज्वाइंट होता है, जंक्शन होता है, उस पॉइंट को, ये जो ज्वाइंट है, कौन सा ज्वाइंट है? ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट। जो कैविटी है वो ग्लिनोइड कैविटी है। ह्यूमरस बोन के बीच की और क्लेविकल बोन के बीच की जो कैविटी है, वो वाली। ठीक है। जो लेटरल की प्रोसेस होती है बाहर की, क्रेकनोइड प्रोसेस इधर की है। ठीक। स्टॉप कर दो।